I'm Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. Current Affairs Program, that is CAP. Current Affairs Program, that is CAP. 25th May 2020. Important facts of today's news sources: The Hindu and Navbharat Times. लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल, लिसनिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मेरे प्यारे दोस्तों, जो फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं 5 बार यानी कि 5 टाइम्स रिपीट करूँगा, जिसे आप ज़रूर नोट करें। इसके लिए क्या है, एक अलग से नोटबुक बनाएं और जब मेरा इस न्यूज़ को आप सुनते हो ध्यान से तो उसे पॉइंटर्स फॉर्म में नोट करें। और इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। करंट अफेयर्स प्रोग्राम। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के सफल होने के चांस 50%। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के सफल होने के 50%। कोरोना वायरस की वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार है। कई देश इस पर काम कर रही है। ऑक्सफोर्ड भी इसी वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। इस बीच ऑक्सफोर्ड के ही वैज्ञानिक ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के सफल होने की संभावना 50% ही है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट टीम की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल एड्रियन हिल ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के सफल होने की उम्मीद 50% है। एड्रियन हिल ने कहा है ट्रायल में 10,000 वॉलंटियर को शामिल किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई नतीजा ना निकले क्योंकि ब्रिटेन में तेज़ी से कोरोना वायरस के मामले घट रहे हैं। साथ ही संक्रमण दर में भी कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि यह गायब हो रहे वायरस और समय के साथ दौड़ लगाने का जैसा है। इससे लग रहा है कि 50% आशंका है कि हमें कोई परिणाम न मिले। ऐसा माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले आगे चल रही है। इसने अप्रैल में इंसानों पर शुरुआती ट्रायल कर दिया था। थाईलैंड में बंदरों पर ट्रायल शुरू। थाईलैंड में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल अगले चरण पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड ने चूहों पर सफल ट्रायल के बाद अब बंदरों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर चुका है। थाईलैंड ने कहा है कि 6 से 7 महीने में कोरोना वैक्सीन बनाई जा सकती है। थाईलैंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुवत मैसेसे ने कहा कि चूहों पर परीक्षण के बाद शोधकर्ता वैक्सीन के परीक्षण के लिए अगले पड़ाव की ओर हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक 3 खुराकों पर काम किए जा रहे स्पष्ट नतीजे आने की उम्मीद है। भारत नेपाल विवाद से चीन को होगा फायदा। भारत नेपाल विवाद से चीन को होगा फायदा। तिब्बत के भीतर कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए पिथौरागढ़ होते हुए लेपुलेख के रास्ते 80 किलोमीटर की नई सड़क ने भारत और नेपाल के रिश्तों में एक मजबूत घाव को फिर से उधेड़ दिया। भारत ने इस घाव को वक्त रहते नहीं भरा। इसी का नतीजा है कि नेपाल और भारत के रिश्तों में दरार इतनी गहरी होने का उपस्थित हो गया है, जिसका इलाज काफ़ी दर्द भरा होगा। इसमें कोई शक नहीं, इसका फ़ायदा चीन को मिलेगा क्योंकि इस विवाद से नेपाल में भारत विरोधी हवा और तेज होगी। इस मसले पर नेपाल में राजनीतिक आम राय बन चुकी है और भारत विरोधी प्रदर्शन होने लगे हैं। पुराना है सीमा विवाद। भारत चीन नेपाल के त्रिकोण पर स्थित काला पानी लेपुलेख इलाके पर भारत का प्रशासनिक और राजस्व अधिकार 19वीं सदी से ही रहा है। यह भी सही है कि 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि में महाकाली नदी के पश्चिम का इलाका ब्रिटिश भारत के तहत माना गया था। फिर 1923 की संधि में इस शर्तों को दोहराया गया। नेपाली नेता भी कहते रहे कि महाकाली नदी के पूर्व इलाका नेपाल का है। इस आधार पर भी नदी के पश्चिम का इलाका भारत का होना चाहिए, लेकिन नेपाली लोगों के बाद में महाकाली नदी के पश्चिम के इलाकों को भी बताना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख के उत्तर पश्चिम में लिपियंधुरा की जलधारा से निकलती है, इसलिए काला पानी लिपियंधुरा और लिपुलेख का इलाका नेपाल के भीतर होगा। दूसरी ओर भारत की दलील है कि महाकाली नदी लिपुलेख दर्रा के निचले के इलाके से निकलती है। चूँकि इस नदी धारा के उत्तर के इलाकों का सुगौली संधि में निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए काला पानी के इस इलाके पर प्रशासनिक व राजस्व नियंत्रण भारतीय प्रशासन का ही चला रहा। यह विवादित मसला आपस में राजनीतिक स्तर पर सुलझाने का भरोसा भारत की ओर से नेपाल को दिया जाता रहा है। सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री जीपी कोइराला को भरोसा दिया था कि 2002 तक भारत नेपाल सीमा का निर्धारण हो जाएगा। जाहिर है ऐसा नहीं हो सका, जिससे हालात और बिगड़ते ही गए। दरअसल यह इलाका सामरिक नज़रिए से काफ़ी अहम है। इसी वजह से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन हुआ तो चीन सहम गया, क्योंकि इस सड़क मार्ग से होकर तिब्बत के भीतर तक भारतीय सेना आवाजाही आसानी से हो जाएगी। हालांकि चीन ने कहा है कि यह मसला
यह मसला भारत और नेपाल के बीच का है, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन राजनयिक हलकों में ये माना जाता है कि चीन पर्दे के पीछे से नेपाल को काला पानी का मसला उठाने के लिए भड़काता रहा है। भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्ते में दरार पैदा करने में चीन कामयाब हो गया लगता है। आज जब भारत और नेपाल के रिश्तों में शक की दीवार पहले से खड़ी है तो नेपाली नेता चीन की खुशामद को मजबूर हैं, तब नेपाल द्वारा जमीन संबंधी विवाद खड़ा किया जाना भारत नेपाल रिश्तों की राह में कांटे बोने का ही काम करेगा। चीनी राजदूत ने नेपाल की राजनीति में अपने दबदबे का संकेत 2 सप्ताह पहले दे दिया था, जब उन्होंने काठमांडू में नेपाली राजनेताओं को एक असामान्य बैठक में बुलाकर कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ विद्रोह न करें। चीनी राजदूत की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जैसे राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे, जिन्हें अपने अस्तित्व का संकट झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने चीनी राजदूत की बात मान ली। साफ है कि चीनी राजदूत का नेपाली राजनेताओं पर दबदबा इतना बढ़ गया है कि वह नेपाली राजनीतिज्ञों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार कैसी और किसकी अगुवाई से चलनी है। इसी का नतीजा है कि नेपाली प्रधानमंत्री ने लिपुलेख दर्रा के आसपास के इलाके को अपना इलाका बताते हुए किसी भी तरीके से इसे भारत को छीन लेने का संकल्प नेपाली विधानसभा में किया है। नेपाल सरकार ने नेपाल का नया मानचित्र भी जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख के इलाके को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया। पिछले सप्ताह भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवाणे ने एक बैठक को संबोधित करते हुए ठीक ही कहा कि नेपाल किसी के इशारे पर भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है। जनरल नरवाणे ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट इशारा चीन की तरफ था। इसका एक नतीजा यह होगा कि भारत और नेपाल के रिश्तों में भारी दरार पैदा होगी और भारत का डर दिखाकर चीन नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पाकिस्तान को अपने चंगुल में ले लिया है। पाकिस्तान की तरह नेपाल भी एक दिन यही कहने लगेगा कि वह चीन का सदाबहार दोस्त है। मुश्किल है डगर। भारत के पड़ोसी देश में भारत विरोधी हवा बनाने में चीन अब विशेष रुचि लेने लगा। उसने श्रीलंका के साथ यही किया, लेकिन श्रीलंका के नेता कुछ अधिक समझदार हैं, सो वे भारत के साथ भी रिश्तों को अहमियत देते हैं। नेपाल के नेता चीन की गिरफ्त में इस कदर आ चुके हैं कि भारत के लिए उन्हें चीन के चंगुल से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। सड़क और रेल संपर्क का सपना दिखाकर चीन पहले ही नेपाल को लुभा रहा है। पेट्रोल और अन्य जरूरी सामान के लिए उसे भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। नेपाली राजनेता अपनी कुर्सी की खातिर देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ओली को नेपाली असेंबली में सफाई देनी पड़ी। वह किसी विदेशी राजदूत की कृपा से नहीं, बल्कि नेपाली जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सरकार चला रहे हैं। Now the next news is from the Hindu newspaper. Hardly the 1991 movement of agriculture, the reforms in agricultural marketing are no more than reiterations of earlier pronouncement. The announcement of reforms in agricultural market by Finance Minister Nirmala Sitharaman in May has been hailed by some of the 1991 movement of agriculture. This article was written by Mr. Himanshu. Himanshu is the Associate Professor, Center of Economic Studies and Planning, Social School Science, Jawaharlal Nehru University. The three reforms regarding agricultural marketing were the reforms in the Agricultural Produce Marketing Committee Act, the Essential Commodities Act, and on contract farming. All these have been in the discussion for almost 2 decades, with APMC Act having already seen substantial reforms in many states. The first Comprehensive Model Act on APMC was proposed during 2003, and since then similar efforts to push for the more reforms have been proposed 2007, 2013, and as late as 2017 by present government. APMCs and chances of various states. The main argument against the APMC Act is that it creates barriers to the entry and the exit of the traders in the market, makes the sale and purchases of agricultural produce compulsory for the farmers as well as traders. Some of the criticism regarding the functioning of the APMC is valid, to which state government have been responsive, as many as 17 state government having amended APMC Act to make more liberal. In fact, the regulation and the functioning of mandis vary a great deal across the state. Kerala does not have an APMC Act and Bihar repealed it in 2006. But several other states like Maharashtra, West Bengal, Orissa, Gujarat, Andhra Pradesh deregulated fruits and vegetables trade, allowed private markets, introduced a unified trading license, and have introduced a single point levy of the market fee. Tamil Nadu has already reformed its APMC with no market fee. Several others such as Jharkhand, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan have undertaken one or more of these reforms. Many states have introduced direct marketing from produce, examples being the Ujwar
संधाई तमिलनाडु, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, द रैथा संथे कर्नाटक, द अपनी मंडी पंजाब एंड कृषक बाजार उड़ीसा। सो थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इस न्यूज़ को आप लोग कब सुनने का टाइम है बता रहा है, जब आप सोने जा रहे हों तब इस न्यूज़ को सुनिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। थैंक यू।